नमस्कार, मतलब आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं, आपके कमेंट देख के मुझे अंदाज़ा लग रहा है, मैं खुद को खुद ही ढूँढ रहा था अभी यूट्यूब पे। नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद लाइव दिखने का मौका मिल रहा है, लाइव होने का मौका मिल रहा है और मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे लिए आपसे बातचीत करने, टाइप करके बातचीत करने में आसानी होती है क्योंकि वीडियो चलता रहता है। लेकिन अब जो होने वाला है उसमें मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं हूँ, तो मुझे आपके कमेंट भी पढ़ने हैं और इस कैमरे में भी देखना है, वरना आपको लगेगा पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। तो उतने कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। पहले मैं आपको अपनी खबर बता देता हूँ क्या है और उस खबर के आने के बाद मैं आपके साथ में फिर बातचीत करूँगा और वो बातचीत ये है कि एमपी और राजस्थान में क्या होने वाला है और मोदी शाह जो हैं वो क्या बदलाव में कामयाब होने वाले हैं और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में कल शाम तक का मामला देखिए जब ऐसा बहुत शॉर्ट नोटिस का मामला हो, कल ही कुछ होना है, तो ज़्यादातर लोग अपनी राय रखने में संकोच करते हैं। लेकिन यही वो मौके हैं जब आप अपनी राय रखते हैं और जब आपकी परीक्षा होती है। मैंने आज पूरा दिन मध्य प्रदेश के पत्रकारों से, राजस्थान के पत्रकारों से बातचीत करने और सूचनाएँ निकालने में लगाया और यही वजह है कि मैं आज लाइव भी इस खबर को लेके आ रहा हूँ। वैसे तो आपसे लाइव बात करनी थी। गूगल भी चाहता है कि समय-समय पर मैं लाइव करूँ और आपसे बात करूँ। तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये क्या होने क्या जा रहा है? ये जो दौर है, इस पूरे दौर के बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ का तो फाइनल हो गया। मैंने अपने फेसबुक पे तभी लिख दिया कि छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा आएगा, चौंकाया जाएगा, वो हो गया। रमन सिंह को उन्होंने बना दिया है स्पीकर। तो पद्दे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लगातार तरह-तरह के संकेत दे रहे हैं कि वो हाईकमान के साथ हैं। हाईकमान जो होगा वो करेंगे, ये उनकी शैली है। वो कभी भी खुल के और पब्लिक में बगावत नहीं करते हैं और ये एक उनकी स्टाइल है, उनको फ़ायदा भी कर सकता है क्योंकि जब वो खुल के बगावत नहीं करेंगे तो पब्लिक में ये संदेश नहीं जाएगा कि हाईकमान झुक गया और ऐसी हालत में एक सुविधा होगी फैसला लेने में। जो केंद्र के ऑब्जर्वर आए हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है, उन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा मायने है नहीं। इस बीच में एक अखबार ने भी अ, सर्वे किया है और उस सर्वे को प्रकाशित किया है, विधायकों से सीधे बात की है। 80% विधायकों ने तो वही बयान दिया जो एक टैक्टिकल बयान है कि भैया जो कहेंगे हाईकमान वो हम करेंगे या बैठक में जो होगा वो करेंगे मतलब हम तय नहीं करेंगे, दिल्ली तय करेगी। तो अब विधायक 80% कह रहे हैं दिल्ली कहेगी तो उसकी बात मानेंगे और माननी भी पड़ेगी। और 30% या 20% का कुछ एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों चल रही है? इसके पीछे बहुत सारे इक्वेशन हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से केंद्र का 2024 का चुनाव 5-6 महीने के अंदर आने वाला है और जब वो चुनाव आएगा तो उस चुनाव में एक बड़ी बात ये होने वाली है कि आप क्या करेंगे उस चुनाव में, कैसे जाएँगे? जो बोझ है, वो इस तरह का है कि अब जो विपक्ष जो मुद्दे लेकर आने वाला है, विपक्ष ने जो काट निकाली है, हिंदुत्व की काट, वो ये निकाली है कि जाति की राजनीति की जाए। जाति की राजनीति में विपक्ष में ने जो सबसे पहले मामला उठाया वो जातिगत जनगणना का मामला उठाया है कि साहब जाति की जनगणना कर लो ताकि हमको पता लग जाए कौन से लोग कितने लोग किस जाति के नौकरियों में हैं, कितने लोग कहाँ पे प्रभाव में हैं और नीतीश कुमार ने एक जनगणना पेश भी कर दी है। उस जनगणना को पेश करने के साथ में एक संदेश भी दे दिया है देश भर के पिछड़ों को कि आप आबादी में जितने हैं उस हिसाब से आपको जगह नहीं मिली हुई है, उस हिसाब से आपको पद नहीं मिले हुए हैं, नौकरियां नहीं मिली हुई हैं वगैरह वगैरह। तो जाहिर बात है कि पिछड़े वर्ग को लेकर एक उम्मीद पिछड़े वर्ग में आती है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो पिछड़ों के लिए कुछ करेंगे। विधानसभा में ये फैक्टर उस तरह से नहीं था, लोकसभा में ज्यादा काम करेगा। दूसरा ये भी है कि जो पिछड़े हैं उनको वो नाराज ना हो जाएं, वो कहीं दूसरी पार्टियों की बातों में ना आ जाएं, पिछड़े बुरा ना मान जाएं, तो जाहिर बात है कि सरकार जो है वो उनको मनाना चाहेगी। तो ऐसी हालत में मध्य प्रदेश में उनको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पिछड़े वर्ग से हो, पिछड़े वर्ग से भी हो और उसको जनता भी पसंद करती हो।
दूसरा मुद्दा, इन्होंने खुद ही जो महिला आरक्षण का एक ऐलान कर दिया है या उसको कथित तौर पे लागू कर दिया कि 10 साल बाद लागू होगा, लेकिन आज से कर रहे हैं। तो उसके बाद में महिलाओं के वोट भी एक बड़ा मकसद हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को पार्टी के साथ लाना और पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ये काम करना पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब ये चुनौती जो है, इस चुनौती को पूरा करने के लिए कैंडिडेट तलाशे जाएंगे और जो कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं, उन कैंडिडेट में एक तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा साहब। वीडी शर्मा साहब महाकौशल इलाके से आते हैं और वहां पे वैसे भी बीजेपी का अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है, जीती भी अच्छा है और एग्जिट पोल वगैरह में, ओपिनियन पोल पे भी ये था कि वहां तो जीती जाएगी। और दूसरा वो ब्राह्मण है, अगर एक ब्राह्मण आदमी को ये नेता बनाते हैं तो एक संदेश जाएगा पिछड़ों के बीच में कि भैया अभी भी इनका ब्राह्मणवाद गया नहीं। तो वीडी शर्मा के लिए थोड़ी सी मुश्किलें एक तरह से देखा जाए तो बढ़ने वाली लग रही हैं, मतलब उनको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चुना जाएगा। दूसरा विकल्प बचते हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो चंबल से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परंपरागत धुरंधर और मुखर विरोधी रहे और उनका अपना वोट बैंक, उनके अपने साथ के जो भी लोग हैं वो सिंधिया को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी ये है कि वो क्षत्रिय हैं और वो पिछड़े वर्ग वाला जो एक उनका मकसद होगा इस समय, जो मुद्दे बनने वाले हैं 24 के लिए, बाद में क्या बदलेगा कोई नहीं जानता, उसमें वो शायद उतने कामयाब ना हो। फिर बचा क्या? फिर बचा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, उनको बार बार अगर कोई गार्ड कर रहा है, कोई उनके लिए फील्डिंग कर रहा है, कोई उनके लिए मेहनत कर रहा है, उनको आगे रख रहा है और उनको विरोध से बचा रहा है, तो वो है हाईकमान पार्टी का, बीजेपी का। यानी अमित शाह, और अमित शाह मोदी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो मोदी शाह। तो मोदी और शाह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को संरक्षण दे रहे हैं। पार्टी के अंदर जो अंदरूनी विरोध हुआ उसमें उनको बचाया। शिवराज सिंह का खेमा, दूसरे दूसरे नेताओं के जो खेमे हैं, वो सारे खेमे जब जब ज्योतिरादित्य के खिलाफ पड़े, अमित शाह उनको बचाने गए। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम ये चल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना देंगे। डायनामिक चेहरा है, चॉकलेटी चेहरा है, थोड़ा एक ग्लैमरस है मामला। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर हम बना देते हैं मुख्यमंत्री, तो ज्योतिरादित्य के नाम पे थोड़ा महिलाएं भी अट्रैक्ट हो जाएंगी और काम चल जाएगा। रहा सवाल पिछड़ों का, तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, उधर से एक महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बना देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन सेंटर की तरफ से समझ में आती है कि ज्योतिरादित्य को बना देना है। लेकिन ज्योतिरादित्य को बना देते अगर सर पे चुनाव नहीं होते, क्योंकि ज्योतिरादित्य को लेकर चुनौतियां दूसरी हैं। ज्योतिरादित्य के पास में अपना जनाधार कितना है, इसको लेकर अभी भी बड़ा सवाल है। उनके लोगों को टिकट भी नहीं दिए गए थे और जब वो बीजेपी में आए थे, उससे पहले के चुनाव में वो 19 के लोकसभा चुनाव, वो अपनी सीट भी गंवा चुके थे, बीजेपी के हाथों हार चुके थे। और जो लोग बीजेपी की तरफ से लड़े थे वो बीजेपी को ऑलरेडी कुछ छोड़ के चले गए, कुछ नाराज हैं। तो ज्योतिरादित्य को बनाने का मतलब यह है कि उनके अपने चंबल इलाके में भी नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध है और बहुत सारे विरोध हैं। भले ही वो आज के तार चुनाव चुकी मिलकर लड़ लिया, उसके बाद वो फिर शुरू हो जाएगा, तो एक संकट है। दूसरा, ज्योतिरादित्य की पूरे प्रदेश में अपील नहीं है, चंबल में है, थोड़ी सी मालवा में। इसके अलावा सेंट्रल में मान लीजिए थोड़ा बहुत भोपाल के आसपास के इलाके, इसके अलावा विदिशा वगैरह जो है उनका बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में, पैन स्टेट बहुत बड़ा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, कोई बहुत प्रभाव हो, चमत्कार हो, ऐसा नहीं है। ना उनके पास कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता वो जो पर्सनल अटैचमेंट वाले होते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना देते, बाकी लोगों को हंटर फटकार के रास्ते पे ले आते मोशा। लेकिन अभी रिस्क ये है कि भैया 6 महीने बाद चुनाव है, रायता फैल गया तो बात सीधे मोदी जी की है। अगर 24 में गड़बड़ हुई तो दांव मोदी जी का लगा हुआ है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि पार्टी एक स्टेट में हार जाएगी तो कोई बात नहीं है, उस स्टेट में पार्टी हार जाएगी, बाद में देखा जाएगा, कुछ ऑपरेशन कमल कर लेंगे। लेकिन अब हारी तो मोदी जी, ठाकुर तो गेहूं वाली स्थिति। तो बचा क्या?
बचे वाली स्थिति में फिर दोबारा से नाम आएगा शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह का नाम क्यों आएगा? शिवराज सिंह पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो एक तो पिछड़ा मुख्यमंत्री कि देखिए हमने पिछले मुख्यमंत्री को दोबारा मौका दिया वगैरह वगैरह। और इसके अलावा शिवराज सिंह को जो दूसरा एडवांटेज है वो महिलाओं के दिल में पैठ होने का एडवांटेज। अगर महिलाओं को मुख्यमंत्री ना भी बनाते हैं आप, तो भी महिलाओं के वोट लाने में वो आदमी सक्षम है। तो दूसरा, इसके अलावा उनकी जो पर्सनैलिटी है शिवराज सिंह की, उस पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सौजन्य है। जो मध्य प्रदेश में एक चीज देखी जाती है कि कट सीट इसमें कितनी है। देखो कितना भला आदमी है बेचारा, बहुत मान के चलता है, सबकी सम्मान करता है। मैं आपके जो कमेंट है उनके जवाब दूंगा, मैं सब पढ़ूंगा भी, थोड़ा ये स्टोरी खबर कंप्लीट कर लूं। तो अब जो है वो इसलिए शिवराज सिंह के साथ में एक चीज है कि वो शिष्टाचार वाले हैं। कमलनाथ जीते थे तो अपना गुलदस्ता लेके पहुंच गए थे। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, सारा माहौल उन्होंने अपना समरसतापूर्ण बना लिया। आपसी जो पॉलिटिकल राइवलरी थी वो चुनाव के साथ खत्म। तो शिवराज सिंह महिलाओं में भी समान अपील रखते हैं। और पार्टी के अंदर देखिए, पार्टी के अंदर खेमे हैं, शिवराज सिंह का भी खेमा है, लेकिन खेमे बंदी के बावजूद वो जाके सीधे कंधे पे हाथ डाल के और गले लगा लेते हैं। तो उसमें वो खेमे बंदी को काफी हद तक मैनेज करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि वो भिड़ते नहीं है, वो कन्फ्रंट नहीं करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये शिवराज सिंह को कहीं ना कहीं करती है मदद। और जो सीन बन रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें शिवराज सिंह को अगर देखा जाए तो दूसरे कंटेंडर, जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने चुनाव लड़ते समय कहा था कि हम भाई साहब यहाँ पे केवल एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। वो एक अलग बात है, उसके पीछे एक संदेश भी था कि सबको लगे कि भैया हमारे कैलाश जी जो है वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो थोड़ा लोग खुल के वोट दे दें या साथ में आ जाएं, प्रचार करते हैं कार्यकर्ता। ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में था। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो जा रहे हैं और पार्टी की जीत के लिए शिवराज सिंह को बधाई दे रहे हैं, बुके वगैरह दे रहे हैं। कमलनाथ भी आते हैं तो पार्टी की जीत के लिए शिवराज सिंह को विश करते हैं, उनको बुके देते हैं, उनसे मुलाकात होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जैसे ही रिजल्ट आता है शिवराज सिंह के घर पहुंच जाते हैं और पूरे समय उस दिन जैसे ही ट्रेंड आने शुरू होते हैं शिवराज सिंह के साथ रहते हैं। सभी नेता शिवराज सिंह के संपर्क में है और उनको बधाइयां दे रहे हैं। भाई अगर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा नहीं गया, अगर कैंडिडेट तय नहीं था बीजेपी का, तो शिवराज सिंह को इतना ज्यादा अहमियत की वजह क्या हो सकती है? जाहिर बात है शिवराज सिंह को जो अहमियत दी जा रही है उसकी वजह यह है कि ये सब लोग भी जानते हैं कि बनना शिवराज सिंह को ही है। शिवराज सिंह ने भी अपनी दावेदारी को भले ही पब्लिकली बयान नहीं किया है, लेकिन शिवराज सिंह के जो निकट के लोग हैं, वहां के जैसे मध्य प्रदेश में कुछ उनके रिश्तेदार भी है ना, अधिकारी वगैरह, वो लोग हैं, उन सब लोगों से जब भी जिसकी भी बात हुई, वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, शिवराज सिंह जो है उनका बनता है, उनके चांसेस हैं और वो हो जाएगा मैनेज। तो वो लड़ाई में भी है, फाइट में भी है, भले कितने भी संकेत आ जाए। तो कुल मिला के हर तरफ से एक नाम शिवराज सिंह का, एक मजबूत नाम आ रहा है। दूसरा, शिवराज सिंह सबको साथ लेके चलने का उनका एक एक्सपीरियंस इतने लंबे समय का। और अगर शिवराज सिंह को नहीं बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था, मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1250 रुपए दिए थे उन्होंने लाडली बहना योजना में, और 3000 देने का वादा किया था। और इस चुनाव में काफी हद तक इस बात पे बात हो रही है कि वो चुनाव जीते भी लाडली बहना योजना के कारण। इसको अगर आप देखें पानी रखना भूल गया हूं मैं। तो चुनाव जो है वो जीते भी हैं तो लाडली बहना योजना के कारण है। ये एक कारण, ऐसे तो कारण कई होते हैं, लेकिन ये इस कारण को बड़ा बताया जा रहा है। तो अगर एक तो आप किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने वाली स्थिति अभी है नहीं, वो जो पुतने जितने पुराने मोघे साहब, सुमित्रा ताई महाजन, प्रभात झा, जितने बड़े बड़े बिग शॉट थे पार्टी के, उन सबको एक तरफ ढक्कन करके रख दिया गया है। चुनाव में पूछा ही नहीं गया। बहुत नाराज भी हुए, इन लोगों ने बयान भी दिए थे, मैंने आपको बताया था। तो उनमें से कोई संभावना नहीं है। तो ज्यादातर लोगों का जो दिमाग जा रहा है वो ये जा रहा है कि शिवराज सिंह ही बनेंगे, क्योंकि पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और वो उसकी एक स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी।
एंटी इनकम्बेंसी को कमबैट करने की। मैंने आपको बताया था पार्टी शिवराज सिंह का चेहरा लेके जाती। 18 साल से चेहरा देखते देखते लोग पक गए थे, नाराज भले ही नहीं थे, फिर भी रोटी पलट देते। तो इस बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सब लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि भैया तुम्हारा आदमी भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, अपने आदमी को वोट दो। तो ये केंद्र से मंत्री बुला बुला के सब जगह प्लांट किए गए। तो एक तो यह है कि शिवराज सिंह के बनने के पूरे चांस है। रहा सवाल नरेंद्र सिंह तोमर का, तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया जा सकता है या फिर वीडी शर्मा को स्पीकर बनाया जा सकता है। ब्राह्मण वोट जो हैं उनको भी पेसिफाई कर लेंगे। और एक पार्टी अध्यक्ष बनाना है तो नरेंद्र सिंह तोमर को भी बना सकते हैं या फिर वीडी शर्मा को भी पार्टी अध्यक्ष रिपीट कर सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन बनता है मध्य प्रदेश का। दूसरा कैलकुलेशन है राजस्थान का। राजस्थान में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अनिश्चय बहुत है। अनिश्चय ये है कि राजस्थान में अब मामला हाईकमान के उस तरह से हाथ में नहीं रहा। यहां पर चीजें हाईकमान को मैनेज करनी है, राजस्थान में हाईकमान को डील करना है। वसुंधरा नाराज हैं और अखबारों और मीडिया के माध्यम से लगातार एक संदेश आ रहा है कि वसुंधरा अपने विधायकों को गैल्वेनाइज कर रही हैं। अपने विधायकों को उनके बेटे ने, जो विधायक थे पार्टी के, उनको सबको एक जगह रिसोर्ट में डाल के बंद कर दिया था ताकि कोई खरीद के ना ले जाए हमारे विधायकों को। तो वो अपनी पार्टी के विधायकों को अपने साथ लेकर चल रही है और खासतौर पर अपने समर्थक विधायकों को। और वसुंधरा को इन्होंने, देखिए, सताया तो शिवराज सिंह को भी था, शिवराज सिंह की योजनाओं का नाम नहीं ले रहे थे। ये एक एंटी इनकम्बेंसी हैंडल करने का स्टाइल भी हो सकता है, मान लिया। लेकिन वसुंधरा को तो सीधे सीधे अपमानित किया गया, कमेटियों में उनका नाम नहीं डाला गया, उनके लोगों को टिकट बहुत बाद में दिए गए, उनको तरह तरह से वो जाती थी, मंदिर यात्रा निकालती थी, मंदिरों में मिलके आती थी, ये करके आती थी, टेम्पल रन जिसको लोगों ने कुछ लिखा। और उसके बाद वो संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि मुझ में पावर है। और आखिर में चुनाव के टाइम पे इनको लगा कि भाई वसुंधरा को तो उतारना ही पड़ेगा। लेकिन हाईकमान की जो पर्सनल चॉइस है ना, उसमें वसुंधरा नहीं है। हाईकमान नहीं चाहता कि वसुंधरा राजस्थान में आए, क्योंकि वसुंधरा मोदी और शाह से आंखों में आंखें डाल के बात करती हैं। अपनी असहमतियां जो होती हैं, उनकी जो असहमतियां हैं, उनको बयान करती हैं। वो आपसे लड़ भी सकती हैं, वो आपसे झगड़ भी सकती हैं। तो ये जो एक पहलू है वसुंधरा का, उस पहलू के कारण आप ये मान के चलिए कि मोदी और शाह दोनों चाहेंगे कि वसुंधरा को ज्यादा भाव ना दिया जाए। अब समस्या ये है कि भाव ना दिया जाए तो वो विधायक लेके बैठी हुई हैं, रूठ जाएंगी, पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगी। और रूठती है तो रूठ जाए, राजस्थान में पार्टी डूबती है तो डूब जाए, ये भी नहीं सोच सकते भैया, क्योंकि चुनाव हो रहा है मोदी जी वाला। मोदी जी के ऊपर सीधे बात आ रही है, तो मोदी जी जब अपने ऊपर आती है थोड़ी रिस्क लेंगे। और दूसरा ये कि वसुंधरा को बना भी देंगे तो वो बैठ के कुर्सी पे खेल कर देंगी, तो क्या करेंगे? अपमान का घूंट तो उन्होंने पी के रखा हुआ है। तो राजस्थान में ये सोचा जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, कोई ढूंढ के लाएं एक ऐसा आदमी जिसको वसुंधरा समझे कि ये तो मेरा ही आदमी है, मैं जो कहूंगी वो करेगा। इसी तरह से मोदी शाह समझे कि ये तो मेरा ही आदमी है, मैं ढूंढ के लाऊंगा, जो कहेंगे वो करेंगे। एक मिनट में जरा पानी मंगवा लेता हूं। तो वसुंधरा के ऐसा एक आदमी ढूंढा जा रहा है जिसको सब लोग समझें कि अपना ही बच्चा है और जो कहेंगे वो, यानी एक लो प्रोफाइल आदमी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और फिर राजस्थान को केंद्र से हैंडल किया जाए। इलेक्शन स्ट्रेटजी, दूसरी चीजों के मामले में कुछ ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग रख दिए जाएं कि वो आदमी एक कठपुतली खड़ाऊ मुख्यमंत्री बन जाए और वसुंधरा समझे ये मेरा भी आदमी है सब लोग, और वो सबको थोड़ा वो साथ लेके चले और किसी तरह इलेक्शन तक का टाइम काट लिया जाए। 6 महीना ही तो काटना है, ज्यादा से ज्यादा 7 महीने, 8 महीने, उसके बाद जो करना करेंगे। और ये बात तो वसुंधरा भी जानती है कि जो करना है इन 6 महीने में ही करना पड़ेगा। अगर इन 6 महीने में नहीं किया
तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। तो वो अपने विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। डर ये है कि 24 के चुनाव से पहले अगर वसुंधरा आ जाती अगर वसुंधरा आ जा तो अगर वसुंधरा आ जाती है, तो ऐसी हालत में जो खेल होने वाला है, वो ये है कि अगर वो अपने लोगों के साथ में कांग्रेस के साथ हो ली या रूठ कर उन्होंने मोदी शाह को सबक सिखाने का अभियान छेड़ दिया राजस्थान में, तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है कि ज्योतिरादित्य को लगा तो दें, शिवराज सिंह भी बगावत पे आ सकते हैं और उनके पास बड़ा जनसमर्थन है, तो उनको भी नाराज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि वसुंधरा का बताया हुआ कोई आदमी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सीधे वसुंधरा को बनाने के बजाय, ताकि हाईकमान की नाक, उसका रुतबा, उसकी दबंगई को बचाया जा सके और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को फिलहाल बना दिया जाए और अपनी जान बचाई जाए। लेकिन ये सारे फैक्टर जो हैं आपके सामने, वो फैक्टर वो हैं जो अभी तक कंसीडर किए जा रहे हैं। कल मीटिंग होनी है, हाईकमान ने 3 आदमियों को भेजा, उन 3 आदमियों को क्या ब्रीफ है ये पहले से नहीं है, उनको ब्रीफ भी बाहर से आ रही है। ऐसी हालत में आप फोन मैंने साइलेंट कर दिया। तो अभी जो पूरा सीन है उसमें ये 3 लोग जो गए हैं भोपाल और जयपुर, इन 3-3 लोगों को भी, जो ऑब्जर्वर है उनको भी नहीं पता है कि दिल्ली से क्या हुक्म आएगा और दिल्ली लास्ट मोमेंट पे पत्ते खोलेगी। मोदी और शाह रणनीति के धुरंधर हैं, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता और रणनीति के धुरंधर होने के साथ साथ उनके पास दुनिया भर का डेटा है, किसके कितने सचमुच समर्थक हैं, किसके कितने नहीं हैं। अगर मैं वसुंधरा को कट करूंगा तो कहां से मेरे को बढ़ जाएंगे, ये गणित उनके पास में है। तो एक्चुअल पिक्चर जो है ना वो कल शाम तक क्लियर हो गई। अब दूसरा एक गुड न्यूज आपको देनी थी और वो गुड न्यूज मैंने आपको बताई कि वो ये है कि हमने अब राजीव रंजन सिंह को भी अपने साथ ले लिया है और राजीव रंजन सिंह अब हर रविवार को या शनिवार को तय हुआ है, वो आपको इन्वेस्टमेंट पे और बिजनेस वाले पहलू पर एक वीडियो दिया करेंगे लाइव। उनके साथ में एक सीनियर जर्नलिस्ट को जोड़ा गया है जो उनसे बातचीत करेंगी। जर्नलिस्ट क्या, वो बाजार के एक्सपर्ट हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यूटिलिटी भी है और एक ऐसा गंभीर व्यक्ति जिसकी अपनी साख है, जो ईमानदार आदमी है, वो हमारी टीम में अब एक तरह से हमारे सहभागी बन रहे हैं। तो एक वीडियो आज उनका पोस्ट किया है, बहुत नॉलेजफुल है और उसमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से बाजार इस समय बढ़ रहा है ऊपर और ऐसी हालत में जब बाजार आसमान पे जा रहा है तो हमको और आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है, तुषार जी आपका एनालिसिस सही है, मुझे भी ये लगता है, लेकिन ये मर्जी हो सकती है मोदी शाह की कि ये दोनों ना बने, लेकिन परिस्थितियां देखकर ही वो भी फैसला लेंगे क्योंकि वो लोग भी झुकने वाले लोग हैं। वसुंधरा के आगे झुके कि नहीं झुके आप खुद ही देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि अगर यहाँ पे फायदा नुकसान हो सकता है तो वो नफा नुकसान समझते हैं। वो उस स्टेट से आते हैं जहां के लोग बिजनेस में दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखते हैं, तो इसलिए ये हो सकता है कि वो ना आए। और वेद साहू जी, गौरव जी, शेर खान जी, संगीता जी, मोहम्मद फैज जी, फैजल साहब, विकास जी, जीएस सिंह जी और कलिक एप्पल जी, रजनी ओझा जी, राहुल पटेल जी, उगता सूरज जी, सुशांत पांडा जी, गौरव शर्मा जी, नमस्कार। मैं ठीक हूं दोस्तों, बहुत मस्त हूं और काम लगातार कर रहा हूं, आप लोगों की वजह से जुटा हुआ हूं, आप लोगों के जोश के कारण। थोड़ा गला आजकल ये वायरल चूंकि सीजनल चल रहा है, बीच में एक दिन फीवर आ गया था तो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैंने उस पर वो डाला भी था कि आज मैं वीडियो नहीं दे पाएंगे। और फैसल नईम कह रहे हैं कि भाजपा जीत गई, आप हम सबको नींद में रखते हैं, भाजपा के एजेंट हैं आप। भाई ये नईम साहब की जो शिकायत है, ये शिकायत है कि मैं जो है वो ये बोलता रहा कि
बीजेपी जीत रही है, वो कांग्रेस जीत रही है और वो हार गए और मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। तो नईम साहब देखिए, आपकी बात सही है कि वो जीत गए, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता वो हार रहे हैं, तो आप क्या कर लेते? या जो लोग जुटे हुए थे वहां पे हजारों कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के, उन्होंने क्या कर लिया? वोट जनता देती है पहली चीज, और इलेक्शन मैनेजमेंट होता है उसका जिसके पास पावर है। इसके उत्तर में एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, गुजरात में अगर आप चाहें बीजेपी को हराना, तो भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। क्यों? एक इकोसिस्टम होता है किसी स्टेट का, उस इकोसिस्टम में धीरे 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 करके लोग सत्ता के साथ चले जाते हैं या सत्ता के लोग घुस जाते हैं। जैसे मीडिया है, सब तरफ गोदी मीडिया है, सारे तरफ भक्त घुसे हुए हैं, प्राइम टाइम में भी, यहां वहां भी, सब जगह। और जो पत्रकार एक पत्रकारी मर्यादा का काम करते थे वो सारे बाहर हो गए। अब आपको क्या लगता है कि कल के दिन अगर मोदी जी की सरकार चली जाएगी, तो ये जितने भी लोग हैं वहां पे एक दिन में बदल जाएंगे क्या? ये साल 6 महीने तो, साल 1.5 साल तो और दुख देंगे आपको, और फिर उस समझ के पत्रकार निकाल के लाने पड़ेंगे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी होता है। ब्यूरोक्रेसी में धीरे धीरे करके अधिकारियों को लगने लगता है कि भैया इनके साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे, अपना करियर तो बर्बाद करना नहीं है। तो धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग फायदे के लिए और कुछ लोग डर से सत्ताधारी पार्टी के साथ होते चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम बीजेपी के पक्ष का हो चुका है। सारे के सारे पत्रकार भाजपा समर्थक हैं, सारे सारे मतलब अधिकतम। इसी तरह से जो अधिकारी हैं, अब आप सोचिए कि वहां का जो चीफ सेक्रेटरी था, उसने वहां इलेक्शन कंडक्ट कराया है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए था, वो आदमी 2 साल के एक्सटेंशन पे था, एक्सटेंशन पे वो इलेक्शन कंडक्ट करा के गया है। उसका बेटा वहां पे आ गया है, वो भी आईएएस है। अब जाहिर बात है कि एक पारिवारिक प्रतिबद्धता। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, सिस्टम जो है वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे होता चला जाता है। तो ऐसे में जीतना और भी मुश्किल होता है किसी और पार्टी के लिए। जनता जब बहुत ज्यादा जोश में नहीं आएगी, क्या करेंगे आप? मशीन 4 बार खराब हो जाएगी पोलिंग बूथ पे जिसमें आप उसके खिलाफ वोट देने वाले हैं। ये तो उनको पता ही है ना, कहां लोग हमारे खिलाफ होंगे, कहां हमारे पक्ष में होंगे। मशीन खराब हो जाएगी, लाइट चली जाएगी, हंगामा हो जाएगा। 4 घंटे के लिए वोटिंग बंद हो गई, 3 घंटे के लिए वोटिंग बंद हो गई। अब जो आदमी खड़ा हुआ लाइन में कह रहा है छोड़ो यार, अब 4 घंटे कौन रुकेगा, हमको दफ्तर भी जाना है, चला जाएगा। तो ये मैनेजमेंट कौन करेगा? प्रशासन करेगा। अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि वो बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग होती थी, इसमें नहीं हो सकती क्या? उसमें ठप्पे लगते थे, इसमें बटन दबेगा, उसमें जल्दी जल्दी लग जाते थे, इसमें ये कि भाई 1-1 मिनट के अंतर से लगेगा। लग तो जाएगा ही ना। तो बूथ कैप्चरिंग कैसे होगी? अगर सारे लोग एक ही तरह के सोच के होंगे और देखेंगे आसपास कोई दूसरा नहीं है, कहेंगे हो जाए हो जाए, 50 डाल देगा अपनी श्रद्धा से। जो आदमी व्हाट्सएप पे रोज जो है बैठकर नेहरू ने ये किया और उसने किया पढ़ता है, वो आदमी चुनाव ड्यूटी में जाएगा तो आपको क्या लगता है वहां पे वही करेगा ना? थोड़ा 2 ठप्पे और लगा दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, यही करेगा ना। तो वो उस तरह से एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो इसलिए कई बार ये होता है कि आपका डिमांड, जनता कह रही है परिवर्तन, आप मध्य प्रदेश अभी चले जाइए, हर आदमी चौंक रहा है कि भैया सबको लग रहा था हारने वाली है और जीत गई। तो ये होता है। तो इसमें नदीम साहब, मेरे हाथ में अगर इतना सब कुछ होता तो फिर क्या कर सकते थे? फिर तो मैं एक काम करता ना, खुद ही बन जाता भाई, अपन सीएम बन जाता, अपने हाथ में सब कुछ है। मैं क्यों किसी को बनवाऊं या हरवाऊं? भाई मेरे को भी तो सीएम बनने का शौक है ना। एकदम बढ़िया बंद गले का कोट, यार गुलाब का फूल, बढ़िया वाली गाड़ी फॉर्च्यूनर, क्यों, करफ लगा कुर्ता मस्त वाला, एकदम कर सकते थे ना। तो इसमें जो चीजें, भाई इंडिया जी, झारखंड के नेताजी के ऊपर मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं, 2 वीडियो बना चुका हूं। और ये मसला कॉरपोरेट के पावर का है। मैंने आपको बताया झारखंड का नेता भी घुस जाता है, महुआ मोइत्रा भी, और उधर अडानी अंबानी भी, के लिए मोदी शाह भी, ये सारे लोग। और मैंने बनाया, बहुत डिटेल से वीडियो बनाया। और झारखंड का जो मामला है ये वाला, कभी कुछ तो निकल गया, वो सामने वाला तो बोले भाई कि उसके ऊपर क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बोले कि क्या है वहां नोट गिने जा रहे हैं उसके घर में। इसका क्या मतलब, हमको क्या पता? क्या वो कल के दिन बोले हमारा तो शराब का कारोबार है जी, हमारे यहाँ तो इतना कैश आता है, रोज कैश पे बिक्री होती है,
घर में आता है कैश, रखा जाता है, यहीं से पेमेंट जाती है। अब लोग कह रहे हैं कि उसने 38 करोड़ की इनकम दिखाई थी। मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, वो होगा, बहुत भ्रष्ट होगा। बगैर भ्रष्टाचार के कोई सांसद थोड़ी बन जाता है। आप बन जाओगे, मोहल्ले वालों को चाय नहीं पिला पाओगे, आप सांसद के लिए कहाँ से आप इतना सारा खर्चा करोगे? खैर, तो वो हो सकता है उसने 38 करोड़ की आमदनी दिखाई थी, तो ये कैश जो दिख रहा है, ये ज़रूरी थोड़ी आमदनी का कैश हो। लेन-देन का भी हो सकता है, जिसके शराब के ठेके हैं, ठेकों का गल्ला उठता होगा, मोटे नोट आते होंगे, गिने जाते होंगे किसी जगह पे, क्या होता होगा, एक जगह रखे जाते होंगे और सारे लोग आजकल टैक्स बचाना चाहते हैं। सोचता होगा जीएसटी बचाई जाए, ना रसीद काटो, नंबर 2 में पेमेंट ले लो, नंबर 2 में आगे पेमेंट कर दो। नपेंगे वो जो इत्र वाला व्यापारी था वो कानपुर वाला, उसमें क्या हुआ था? आखिर में उसको 197 करोड़ कितने करोड़ रुपए का उसको देना पड़ा जुर्माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। टैक्स बचा रहा था वो और उसके पास कैश निकल आया। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरह ये समस्या जो है, ये किसी पार्टी के साथ जोड़ के मोदी जी बोल सकते हैं। ये समस्या पार्टी के साथ जोड़ने की नहीं है, इस देश के पिलपिली व्यवस्था की है, जिसके अंदर व्यापारी लोग आज भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स का रिटर्न ना भरो, देखो कितना डांस होता है। 2 दिन लेट हो जाए तो आजकल तो जुर्माना लगने लगा है। और ये लोग जब इतना कैश में डील कर रहे हैं तो जाहिर बात है टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब वो उनके यहाँ छापा पड़ा है तो मोदी जी ऐसे गर्व कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने खुद ही उसको भेज दिया हो पुलिस को। हजार व्यापारी अभी ऐसे निकल आएंगे। मैं तो जाता हूँ यहाँ पे, दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जहां बाजार में जाओ, दुकानदार से बोलो भाई बिल दे दो आप, जीएसटी वाला कहता है जी आपको 18% पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तभी मैं जीएसटी का बिल दूंगा। मैंने जो रेट आपको बताया वो जीएसटी के बगैर है। आपके साथ भी ये होता होगा। वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो कैश में ही तो डील कर रहे हैं। तो ये जो आदमी है ये उसी तरह का आदमी है और उसने कांग्रेस पार्टी का टिकट पा लिया, जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे खर्चा करने के लिए। विनेबिलिटी क्राइटेरिया जो बोलते हैं नेता लोग आपके सामने, तो क्या होता है? जीतने की क्षमता क्राइटेरिया, जीतने की क्षमता क्या है? जिसके पास नोट हो, जिसके पास बंदूक वाले हों, धुरंधर हों, जीतेगा। वो जो करनी सेना का नेता सोचिए जरा, जिस कोठी में मारा गया वो भी उसने कब्जा कर रखी थी। सारे गैंगस्टर्स के साथ उसके संबंध थे। वो काम ही ये करता था, इसको और धमका, उसको ब्लैकमेल करना, ये करना, वो करना। ऐसे लोग ही महान होते हैं आज की राजनीति में। तो वो है, उसको आप जो है वो कुछ लोग को लग रहा है कि मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूं, 2 बार बन चुका हूं कि जो कुछ हो रहा है वहां पे, उसको मैं किस दौर पे बयान करूं। ना तो कुछ बयान उसने दिया है जिसके घर से नोट मिले हैं, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है। प्रधानमंत्री बता दें कि वो किस जुर्म में उसके नोट पकड़े जा रहे हैं, वो क्या गलत काम करता था। तो सिर्फ वो नोटों की जो तिजोरियों के फोटो हैं उसको दिखा के, अब 300 करोड़ बरामद हो चुका है, उसको दिखा के वो अपना ताली बटोर लेना चाहते थे। बताए ना क्या कार्रवाई, उसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 दिन से नोट ही गिने जा रहे हैं लगातार। कैसे नोट हैं, कौन से नोट हैं, सही है गलत है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा ना। अब वो इत्र वाले के मामले में उसके साथ जितना कारोबार करते थे वो सारे व्यापारी भी नपे, उनको भी जीएसटी देना पड़ा। वो सिर्फ टैक्स चोरी के लिए वो कैश कैश में डील करते थे। इस मामले में भी हो सकता है ऐसा ही हो। तो व्यापारी तो ऐसे ही कर रहे हैं। गुजरात में तो आपने कभी सवाल पूछवाया इस पे, किसी ने पूछा? गुजरात में 1 साल से टोल प्लाजा बनाया हुआ था भाई लोगों ने। वहां से ट्रक निकलते थे दिन भर, टोल प्लाजा से वसूली हो रही थी। नकली था वो। कितने 100 करोड़ गए होंगे वहां पे। बस यही है कि हम लोग दूसरों की पॉलिटिक्स के बहकावे में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम उसके बहकावे में आ रहे हैं। तो हम क्या करें बताओ? तो आप कह रहे हैं उस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बना चुका हूं, लानत मलानत कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास में जब डिटेल ही नहीं है उस मामले की तो हम झूठे ही किसी को फांसी पे चढ़ा दें क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है। अभी कुछ समय बाद मोदी जी उसको रिहा कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा आप? खैर, अब राहुल माली जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामाजिक न्याय है और इस सामाजिक न्याय में भी पॉलिटिक्स है। और सामाजिक न्याय के कारण कोई चीज पॉलिटिक्स के बगैर नहीं होती। अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा और आपके खिलाफ सरकार में आपकी नौकरी जाने वाली होगी, मतलब सरकार जाने वाली होगी, तो आप कुछ काउंटर प्रोडक्टिव करोगे ना। कुछ नहीं तो ओबीसी के साथ घर में खाना बना के आ जाएंगे, डंडा घुमा के अमित शाह जी, पांव धो देंगे चांदी की थाली में या बगल में बैठ के खाना खा लेंगे होटल से मंगा के, फोटो खिंचवा लेंगे। यही सब तो करते हैं ना। करते तो क्यों करते हैं? इनसे इनके लिए सब कुछ पॉलिटिक्स है, इनके लिए कोई सामाजिक न्याय नहीं।
कर्माकर जी नमस्कार। और यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अख्तर खान जी नमस्कार। इंडियन जी नमस्कार। खेमराज जी, लक्ष्य कपिला जी, नेचुरल इस्लाम जी, रेहान जी, बलजीत जी और अतुल पटेल जी। हाँ, तो दूसरी पार्टी के लोग ही नहीं जाते हैं। सभी को नमस्कार। और दूसरी पार्टी के लोग ही नहीं जाते हैं अतुल पटेल जी, तो क्या करेंगे आप? मेरा जो बूथ है, मैं वहां गया, वहां पे कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का टेंट भी खाली पड़ा हुआ था, अंदर भी कोई आदमी नहीं था। कोई मुझे ये बताने वाला नहीं था कि भाई इस इलाके में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें बाकी दो जो उम्मीदवार हैं, इनमें से कौन जीत रहा है। भाई मान लो अगर मुझे लगता है मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं, तो मुझे यही नहीं पता। आंख बंद करके लोग वोट डाल के आ रहे थे और दोनों ने मिलके भी नहीं लड़ा कि भाई कम से कम वोट ना कटें। तो ये होता, और वहां पे कोई भी नहीं था। तो बीजेपी ग्राउंड पे भी कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है। मैं आपको वीडियो लाने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी निखट्टुओं से भरी हुई है, आप इस बात को भी मान के चलिए। मैं आपको 50 ऐसे बड़े नेता बता दूंगा जो कोई काम ही नहीं करते वहां पे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। मैं वो डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करते हैं। और वहां पर जो भी आदमी अपने जनाधार वाला, जिसका अपना जनता में कुछ वजन होता है, जो जनता में सक्रिय होता है, उसको आता तो उसको काम भी नहीं करने देते वो लोग। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके कारण। दूसरी तरफ बीजेपी में आप एक बात मानिए, ये पॉजिटिव बात है कि सिंधिया आया तो उसका इस्तेमाल कर रही है ना बीजेपी। सिंधिया तो कांग्रेस में भी था, पार्टी के पक्ष में कितना इस्तेमाल हुआ उसका, आप किसी को भी देख लीजिए उठा के। कांग्रेस पार्टी में एक आदमी लड़ता रहता है, वही आदमी पैदल पैदल चल देता है, वही आदमी अडानी का मसला उठा लेता है, वही अंबानी का मसला उठा लेता है। बाकी 20 आदमी G23 लगा के उसे सवाल पूछते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर अडानी का मसला उठाया राहुल गांधी ने, एक उनकी प्रवक्ता है, चूंकि वो प्रवक्ता है तो उसको पार्टी से तो बोलना ही बोलना है। दूसरे पवन खेड़ा प्रवक्ता है। बाकी मुझे बताइए, गिनती पे गिन के 10 लोग नहीं है जो अडानी वाले मसले पे, इतना बड़ा मसला इतिहास का, अगर ये यूके में होता, यूएस में होता, सरकार उखड़ जाती। वो राहुल गांधी बोले जा रहा है, उधर से महुआ मोइत्रा बोले जा रही थी, और विपक्ष में कौन इस पे बात कर रहा था, कौन मसले उठा रहा था। तो ये अपने आप में ये भी एक सोचने की बात है कि भाई कांग्रेस पार्टी जीते तो कैसे जीते। कांग्रेस पार्टी तो, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, हुड्डा साहब हैं, कुमारी शैलजा हैं, ये हैं वो हैं, सालों से आपने इनकी फोटो नहीं देखी होगी, कहीं पे इनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी, कहीं नारे लगाए हो, करती होंगी तो पता नहीं, आपके कुछ किए का कोई फायदा नहीं है, तो जनता तक ना पहुंचे। तो ये भी कांग्रेस के जाने की एक बड़ी वजह है। और उधर बीजेपी के पास में एक सक्रिय फौज है, जिसके पास खूब सारे पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, और एक पूरा सेटअप है जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपको पता है, एक एक आदमी जो एमएलए है उसके पास में संदेश जाता है, फला गांव में ये नेता है, इसके साथ 50 फला जाति के वोट हैं, जाओ उसको मनाओ। केंद्र से जाता है। ये बीजेपी है। आप, अश्विनी वैष्णव वहां क्या कर रहे थे बैठ के भोपाल में? वो यही मैनेज कर रहे थे। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। बीजेपी के पास ताकत, मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईवीएम बदल दिया, ये कर दिया ना। ईवीएम का खेल करने के लिए भी आपको ताकत चाहिए, धन की ताकत चाहिए, और आपके कार्यकर्ता के अंदर कुछ लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। सब लोग सोचते हैं नेता जीत जाएगा तो नेता से प्रसाद मिल जाएगा, मैं ले लूंगा, तो चलो चुनाव में उसके लिए नारे लगाता हूं मैं। बीजेपी वाला पूरे साल लगा रहता है, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, फला ने ये किया, लगा रहता है। आज वो उसने डाल दिया कि वो ऑप इंडिया वाली ने, नूपुर शर्मा ने, कि वो बलात्कारी थे, वो चिश्ती साहब जो है, जहां मोदी जी को भेजते हैं चादर, अजमेर वाले ख्वाजा। विवाद हो रहा है, लगे रहते हैं वो साल भर। उनके लोग सारे दफ्तरों में घुसे हुए हैं, मीडिया में घुसे हुए हैं, हर जगह घुसे हुए हैं। और वो लोग अपना पार्टी के लिए, वो 12 महीने वो लोग जो है साल में, पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो कुछ चीजें कांग्रेस की भी है ना जो उसको समझनी पड़ेगी, जिसके बगैर वो कुछ नहीं कर पा रही है। ये सच्चाई को समझना चाहिए। धन्यवाद कर्माकर जी। मैं लाइव कम आता हूं, तो मैं अब सावधानी बरतूंगा। वैसे ये बॉटल है मेरे पास, जिससे मैं पानी पी पा रहा हूं। धन्यवाद, आपने मेरा ख्याल रखा। अशोक पटेल जी धन्यवाद आपका। चुनाव आयोग बयानों से लगता है कि चुनाव आयोग वोटों की गिनती में कम समय में पूरा करना ही अपना
मुख्य कर्तव्य समझता है। देखिए, ईवीएम के मामले में एक चीज तो बुरी है ही, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए। जो आदमी वोट डाल के आ रहा है उसके पास भरोसे के लिए कुछ नहीं है। उसने 2 सेकंड के लिए खिड़की में से पर्ची देखी थी, उसके अलावा क्या है? बाद में भी कुछ नहीं है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जाँच की जा सके। कोई ऑडिट नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं है, तो इस वजह से भरोसा नहीं होगा, सही बात है। और प्रमोद जिंदल साहब कह रहे हैं कि यूबीएस ये ईवीएम से चुनाव मोदी की ज़रूरत है, सही बात है। अतुल पटेल कह रहे हैं ट्रिक है इलेक्शन जीतने की, बिल्कुल। ईवीएम ईवीएम पे जो लोग ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं और ईवीएम पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपने देखा होगा और मैंने बहुत सारे जो पॉपुलर बिलीव हैं ईवीएम को लेकर, जो पहले से पता है, उनको लेके वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि मैंने उनमें से ज़्यादातर की जाँच की तो मैं उनको पूरी तरह से स्थापित नहीं करवाया, लेकिन जो मैंने बनाया, ये इससे एस्टेब्लिश होता है कि ईवीएम को कहाँ से रिग किया जा सकता है और वो पूरा वो दरवाज़ा जहाँ से वो रिग हो सकती है, अगर आपने वीडियो देखा हो 2 दिन पहले का ही, तो ये है। तुषार जी, आपकी आशंका सही है, जी अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोदी जी आ जाएँगे। कृष्ण कुमार जी धन्यवाद, ब्रोंकाइटिस नहीं है मुझे लेकिन आप कह सकते हो, मेरा मेरा चेस्ट तो क्लियर है। तो ब्रोंकल ट्री मेरा टकाटक है, बस गले में कुछ एलर्जी है। तुषार जी, आपका कहना ये है कि वसुंधरा और शिवराज सिंह कभी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो विचार है, वो इससे तय होता है कि आज वक़्त की ज़रूरत क्या है। बस, और वही चीज़ है और उसके हिसाब से हो सकता है कि शैलेश जी नमस्कार, धन्यवाद आपका राजीव रंजन के वीडियो के लिए, राजीव रंजन को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही जितने अच्छे, मैंने अभी बीच में पाठक राकेश से भी बात की थी कि भई आप जुड़ जाइए मध्य प्रदेश चुनाव के लिए। उनकी व्यस्तताएँ थी और वो डीवी लाइव के साथ कुछ कमिटमेंट कर चुके थे। तो इसलिए नहीं आए, वरना वो मध्य प्रदेश के वीडियो सारे के सारे चुनाव के वही बना रहे होते। वो चूँकि मेरे पुराने साथी हैं, हम लोग बचपन के साथी हैं। अ, करीब मेरे ख्याल से लेट 80s में हम लोग साथ हुआ करते थे और 90s की शुरुआत में जब मैं दिल्ली आया था तो मेरे साथ थे। वो एक अखबार था और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि हमने आरएसएस के अखबार में काम किया है। हार्डकोर आरएसएस के अखबार में, जहाँ वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुदर्शन जी, शेषाद्री जी, मेरे अखबार में जिसमें मैं काम करता था प्रभात झा, राज्यसभा सदस्य थे वहीं से निकले, कप्तान सिंह सोलंकी गवर्नर थे वहीं से निकले, बलदेव भाई शर्मा नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन हुआ करते थे, आजकल कहीं कुलपति हैं, वो भी वहीं से निकले हैं। और असहमति जबरदस्त थी, राम जन्मभूमि आंदोलन के टाइम भी मैं उस अखबार में था और हम लोग जो है वो लड़ा करते थे, उसके अंदर सिस्टम में रह के भी आरएसएस के लोगों से लड़ा करते थे, वो अलग ही दौर था। तो पाठक राकेश मेरे तब के साथी हैं, तो मैंने चाहा था कि वो जुड़ जाएँ। ईशा सिंह जी, मेरी तबीयत बढ़िया है, बस गले में थोड़ी ख़ारिश है। रावल जी, देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या करें, जनता को इस बात का भरोसा सरकार को दिलाना पड़ेगा कि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है और अगर आप ईवीएम पे हमारे को भरोसा नहीं दिलाते, तो फिर हम आपको वोट नहीं दे पाएँगे। मुंदाफड़े जी, क्या दिल्ली जीतेगी या फिर जयपुर? मेरे ख्याल से जीतेगी हर हाल में दिल्ली ही। जयपुर भी जीतेगा तो वो भी दिल्ली की चाल होगी। नूरुल इस्लाम जी, मैं समझ नहीं पाया कि राजीव रंजन सत्य हिंदी में मेहमान पत्रकार के तौर पर आते थे, वो वहाँ काम नहीं करते थे। हमारे यहाँ भी मेहमान पत्रकार के तौर पर ही हैं वो, लेकिन एक अरेंजमेंट होता है कि भई आप हमारे यहाँ रेगुलर कर दो इस टॉपिक पे, क्योंकि नॉलेज का टॉपिक है, उसमें पैसे लोगों के लगते हैं शेयर बाज़ार में और सब लोग अपना-अपना खा उल्लू बनाने को बैठे हुए हैं। आपके पैसे को चूना लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं मार्केट में। तो कोई सही सलाह दे दे, हालाँकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देंगे आपको कि भैया इस शेयर को खरीद लो, इसको बेच दो, ये काम नहीं करना है। सिर्फ़ आपको परिस्थितियों का विश्लेषण करके बताएँगे कि इस समय के हालात क्या हैं। जैसे इस समय सोना खरीदने में उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छा है शेयर के मुकाबले। वो सब चीज़ें हैं, वो उसको समझा रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे आंकड़े हैं, डाटा है। रमेश जी नमस्कार। कर्मा मोक्षा जी नमस्ते। नहीं, लाइव में आता रहता हूँ ओहो जी, और पहले भी लाइव आते रहे हैं, लेकिन ये है कि बस उतना फ्रीक्वेंटली आते थे। अब इस बार थोड़ा-सा मैं को सोच रहा हूँ कि वीक में 1 आध बार आ जाया जाए, संडे को छुट्टी रखी जाए और लाइव ही कर दिया जाए। ईशा जी नमस्कार, इरफान साहब कैसे हैं आप?
अंशुमान मिश्रा जी, डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं है। और बीजेपी की लीडरशिप सेंट्रलाइज होते हुए भी डिसेंट्रलाइज है। हुक्म दिल्ली का चलता है, लेकिन हर आदमी की अहमियत है। नरेंद्र सिंह तोमर की भी अहमियत है, जाओ लड़ो। कैलाश विजयवर्गीय की भी है, आपने देखा होगा। देश के कोने में जहां जहां पे जिस जिसको लड़ाना है, उसकी अहमियत है वहां पे। उदित राज आए थे, बीजेपी में सांसद थे, पहली बार में उनको सांसद बनाया, सोचिए। उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी वगैरह वगैरह। कांग्रेस क्या कर रही है? चार डाल रही है उनका। कन्हैया कुमार कितना एक्टिव रहते थे, अब वो केवल कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाके भाषण दे देते हैं। कांग्रेस किसी को अगर किसी नेता की धार खत्म करनी है तो कांग्रेस पार्टी में ला दो उसको। बीजेपी देखती है इसको कहां लगाया जाए और कहां इसका इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ चीजें हैं जो भैया ऐसे ही तो आप हार नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी कमियां भी होंगी। अब वो कमियां धीरे धीरे सामने आएंगी तो पता चलेगा। नूरुल इस्लाम जी कैसे हैं? हाँ, महारानी कुछ भी करेगी सामने होगा, पीछे नहीं होगा, सही बात है। और पिछले दिनों महारानी को मुस्कुराते हुए भी देखा गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ महारानी के पक्ष में चल रहा है। सुशील मिश्रा जी, बिल्कुल हो सकता है राजनीति में आज की तारीख में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो भी धरती पर संभव है वो किया जा सकता है चुनाव जीतने के लिए, ये है। अब वो पुरानी मर्यादा भी खत्म हो गई। जब सोनिया गांधी को दुनिया का सबसे चौथा अमीर आदमी कहकर प्रचार किया था बीजेपी ने, और कांग्रेस ने जब तेवर टेढ़े किए, तो अडानी जी ने तुरंत ये मानते हुए कि ये तो गलत कर रहे हैं भाई, माफी मांग ली थी। अब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि साबित करिए चौथे सबसे अमीर आदमी है, तब तो मामला गायब हो गया। अब देखिए, स्विस बैंक स्विस बैंक स्विस बैंक इतना प्रचार किया, स्विस बैंक का डाटा आके पड़ा हुआ है, साल भर तो हो ही गया है। एक भी नाम नहीं बता रहे हैं कि स्विस बैंक में किस किस के खाते थे, बताओ ना भाई। जो डाटा आपको स्विट्जरलैंड से दिया है। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस के साथ ये हुआ, सुभाष चंद्र बोस को नेहरू ने ये कर दिया, सुभाष चंद्र का फला कितना गाना गाया था 96 से लेकर 98 99 तक। उसके बाद क्या किया? नहीं, 2016 से लेके और 18 19 तक। उसके बाद किया, फिर एक इन्होंने पोर्टल बना दिया जिसपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कागजात पब्लिक कर दिए। उन कागजात में अब कुछ नहीं है, वो कागजात हैं, आप वेबसाइट पे जाके देख लो। रूमर चल रही है व्हाट्सएप पे, लेकिन अब क्या हुआ? तो ये कुछ कुछ नया ढूंढते रहेंगे, नया नया निकालते लाएंगे, उसमें लोगों को उलझा के रखेंगे। उनके अंदर क्षमता इसलिए रख लेते हैं उलझा के। उनकी मीडिया पे भी पकड़ है, उनके पास पैसे भी हैं, ताकत भी है, डरा भी लेते हैं, चू चपड़ करने वाले की नौकरी भी खा जाते हैं। तो वो है उनका, इसलिए वो आगे रहते हैं। ये हकीकत है सुशील जी, है ना? और बिल्कुल सही बात है, आरएसएस के 100 साल होंगे तो उसपे वो चाहेंगे कि उनकी सरकार में रहते हुए ही वो 100 साल मनाए जाएँ। इसके लिए आरएसएस कूद पड़ेगी। अतुल पटेल कह रहे हैं कि गुजरात से नहीं हारेंगे। मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने बताया आपको कि पूरा सिस्टम उनकी जेब में आ चुका है और एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, एक पूरा वातावरण बन जाता है, वो बन चुका है। 2 जीत के पास यूपी में भी वातावरण बन गया है। अब देखिए ना, लोग कहते हैं भैया बुलडोजर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अखिलेश यादव का काम हर तरफ दिखता है, पूरी चारों तरफ, लेकिन वो वोट लाने की सोच भी नहीं सकते हैं। अब अलग बात है 2014 से पहले क्या स्थितियाँ बनती हैं, देखिए कच्चा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। ये लोग भी अपने पास से फेंकेंगे, और ये बात वोट परसेंटेज जो आया है, उसको देख के लगता है कि कहानी इतनी आसान नहीं है। मैं आपको 2-3 वीडियो बना के बता चुका हूँ। ये भी हो सकता है कि चारों खाने चित दिखाई दें मोदी शाह। ये उनके पास में ताकत है, उनके पास में मैनेजमेंट है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आज आपको 50 चेहरे दिखते हैं बीजेपी के पास में, 2014 से पहले कहाँ थे? तब कांग्रेस के पास चेहरे थे, जो सत्ता में रहता है बार-बार वो टीवी पे आता है तो वो चेहरे भी हमको दिखाई देते हैं। तब पी चिदम्बरम थे, सलमान खुर्शीद थे, ये थे, वो थे, 100 चेहरे दिखते थे। अब तो हो सकता है कि सत्ता से बाहर हैं इसलिए ना दिख रहा हो, लेकिन ये बात भी है कि ये लोग कुछ कर भी सकते हैं, और कम से कम आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता जो है वो जम के इस बार केंद्र सरकार को थोड़ा टाइट करने के मूड में है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें तो सारे सारे लोग नहीं है। हाँ, तो ये मान के चलिए
कि जनता है, लेकिन 60% जनता को होना पड़ेगा ना, जब सामने आमने की फाइट हो तो 40-45% से काम नहीं चलेगा। वो जमाना अलग था जब 30-33% में ही केंद्र में सरकार बना ली थी बीजेपी ने। तो जाहिर बात है अभी, लेकिन चुनाव में जो नतीजा है उसमें तो कांग्रेस बहुत मजबूत भी दिखाई दे रही है जनता की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब तक कुछ नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है, जनता भी क्या क्या कर ले। खैर, धन्यवाद सद्दाम साहब, आप जैसे लोगों के कारण हौसला बना रहता है। आने दीजिए, सब लोग अपने ही हैं, और वो जो आएगा अपने पास में अपना वीडियो देख के जाएगा तो कुछ जानकारी ले जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ रहा है। अपन तो ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हम कोई पार्टी की तरफ से नहीं है, किसी की तरफ से भाई। हमारा काम है सही सूचना देना, ताकि आप सूचना के आधार पर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हमारा काम है आपको पता चले कि जो आप ड्रिंक पी रहे हो उसमें कितना कैफीन है, बच्चों के लिए वो सेफ है कि नहीं है, ये आपको बताना। बाकी पी के और बहुत सारा डांस कर करके फिल्मी सितारे तो उसका प्रचार कर ही रहे हैं। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद फैसला आपका, आप चाहो जितना चाहो पियो, उसमें नहाओ, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हम आपको अगर ये कहेंगे कि इस ड्रिंक के अंदर इतना कैफीन मिला हुआ है और फिर आपको अगर आप उसके बावजूद पीते हो, तो मैं कोई रोने थोड़ी लगूंगा कि मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो कहा वो जानकारी आपको दे दी, वो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं जानकारी से। मैं पवित्र हाथों से जानकारी लाके आपको दे देता हूं, वो जानकारी को आप माने ना माने इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन जीतता है कौन हारता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं करता रहूंगा, और मेरा काम है काउंटर थॉट देना। जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उन चीजों को का एक ऐसा पहलू बताना जो आप नहीं जानते हैं, ताकि आपके सामने कंप्लीट पिक्चर आ जाए। अब आप तय कर लीजिए। मसलन कि मैं आपको बताऊं कि भैया एक बात बताओ, आप 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहे हो, आप कहोगे प्रोसेसर बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा भैया एक गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर की है, चलाते कितने किलोमीटर पे, ज्यादा से ज्यादा 100 चला लोगे, 125 चला लोगे, तो 300 किलोमीटर के कारण 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने, उस गाड़ी के 50 लाख क्यों देने? 30 लाख की गाड़ी में काम चला लो ना। तो मैं आपको ये बता दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप उससे डबल साइज की खरीद लाओ। आपको मैं तो 4 लाख का मोबाइल खरीदूंगा, किस्तों पे खरीदूंगा, कर्जा लेके खरीदूंगा, किडनी बेच के खरीदूंगा, चॉइस इज योर्स। मेरा काम है इन्फॉर्म करना, बाकी आप जो भी करेंगे वो फैसला आपका है। तो उसमें मेरा, और ये सरकारें आएंगी, सरकारें बदलती रहती हैं। पहले मनमोहन सिंह ने बहुत उल्लू बनाया महंगाई कम करने के नाम पे, तो ऐसे ही है, अब ये बना रहे हैं तो इनको भी हम उजागर कर रहे हैं, इनको भी कर रहे थे। धन्यवाद तुषार जी, राजीव, उम्मीद करता हूं बढ़िया काम करेंगे। और हमारे पास में वंदन शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। इश्तियाक जी नमस्कार। सुषमावती जी, हो सकता है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता हूं, मैंने आपको जो है वो बाकायदा बताया भी है। और अच्छा, आप लोग सुपर थैंक्स और सुपर लाइव में पैसे भी दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, कमाई हो रही है। काफी पैसे मुझे अभी मिल चुके हैं अभी में। अरे नमो टीवी मोदी टीवी आते रहेंगे, देखिए एक बात मान के चलिए, जिनके बारे में आपको पता है कि ये यही बोलेंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधीर चौधरी खड़े होके शाम को कुछ भी बोल रहे हैं, सबको पता है, तो वो कुछ भी बोलेंगे, उससे कोई वोट नहीं मिले, सबको पता है। और जो आदमी सुनना चाहता है उनकी बात, वो पहले ही वही करेगा। तो ये लोग इन्फ्लुएंसलेस लोग हैं, क्योंकि ये बातें न्यूट्रल नहीं करते हैं, तथ्यात्मक नहीं करते हैं। अब वो अमेरिका में एक गांव कडलिंग होती है, वहां पे लोग गाय को गले से लगाते हैं। तो किसी भी पशु को, किसी भी जीव को आप गले लगाओगे, खेलोगे, तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपकी मानसिक बीमारियां दूर होगी। अब उसको उठा के गौमूत्र वगैरह से जोड़ दिया। अब जो लोग इस बात को मानते हैं वो तो एकदम गौरव में घूमेंगे, लेकिन जो विज्ञान को मानते हैं वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई। वो वैज्ञानिक रूप से सही बात है, ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है नुकसान करती है, गौमूत्र से नुकसान होता है। अब हो गया साबित, साबित कर दो तुम कि मतलब वो वैज्ञानिक रूप से, अब उसमें इंटॉलरेंस का क्या मतलब है। तो मोदी टीवी, नमो टीवी जो भी आए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सुशील जी, स्पैमिंग मत करिए प्लीज। सुशील मिश्रा जी, अगर आप एक साथ इतना सारा फोटो मैसेज डाल देंगे तो बाकी भी बेचारे भले लोग हैं ना यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनके साथ अन्याय मत करिए।
कुजूर जी नमस्कार। मैं सबका पढ़ रहा हूँ एक-एक करके, आप 80 चीज़ें एक साथ डाल दोगे तो कैसे चलेगा? एक ही मैसेज बार-बार, बार-बार, अब टाइम आउट करना पड़ा आपको। श्याम गुप्ता जी नमस्कार, राना अच्छा रेणु जी कैसी हैं आप? और आपका नाम पढ़-पढ़ के मैं रोज़ नाम करेक्ट कर-कर के लिख-लिख के, और जब कोई आपको राणा लिखता होगा तो आप समझ जाते होंगे कि आज चैटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है टीम में। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगी। नीचे लिख के बताइएगा अपना हालचाल। रमेश सारंग जी नमस्कार, जोगिंदर सिंह जी नमस्कार, पॉलिटिकल पल्स जी नमस्कार, यश बीजी जी नमस्कार, तरुण एस्टेट्स। हाँ, मुश्किल काम है बॉस, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। काम कोई भी मुश्किल हो, लेकिन काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी मिश्रा जी, मोदी के खिलाफ ही बोलना है। मोदी के खिलाफ बोलना, आप मैं बार-बार समझा चुका हूँ। एक बार मोदी जी देखिए, मोदी जी जो हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अब या तो मैं अपने खिलाफ बोलने लगूँ या आपके मिश्रा जी के खिलाफ ही बोलने लगूँ। भई मिश्रा जी, विजय कुमार मिश्रा जी, आपके खिलाफ मैं बोलने लगूँ तो कुछ होगा? राहुल गांधी के खिलाफ मैं बोलूँ उससे कुछ देश बदल जाएगा? आप ऐसे मत मानो ना, जो सरकार में है, जो काम कर रहा है, जिसको नौकरी पे रखा है, उसी के ही तो कामकाज की आप समीक्षा करोगे ना। आप पड़ोसी की कामवाली के बारे में बोलने लगते हो क्या कि ये ठीक से बर्तन नहीं मांजती है, उसको डांटते हो क्या? अपनी कामवाली को बोलते हो, देखो भाई आप अच्छे से बर्तन नहीं मांज रही हो, पोछा आपने साफ नहीं लगाया, ध्यान रखो, है ना? तो ये चीज जो है वो समझनी पड़ेगी। जो आदमी नौकरी पे रखा है आपने, उसी के बारे में तो बोलोगे। और दूसरी बात ये है कि नौकरी पे रखने के अलावा वो आदमी मेरे पैसे लेके, मेरे पैसे से पूरी सोसाइटी में, पूरे मोहल्ले में ये बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो फिर सोसाइटी वाले तो समझेंगे बहुत अच्छा काम करती है ये, लेकिन वो काम कर रही है कि नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो आप इस बात को मान के चलिए। दूसरा, मोदी जी से किसी की दुश्मनी नहीं है भाई। मैं मोदी जी से किस जमाने में मिला था, जिस जमाने में वो कभी यहाँ पे प्रवक्ता हुआ करते थे बीजेपी के दिल्ली में, कुछ समय के लिए थे वो, तब मिला था। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? और जो मेरा उन्होंने बिगाड़ा है वो ठीक है, उन्होंने कोई मुझे व्यक्तिगत तौर पे जान के तो बिगाड़ा नहीं है। उनको अपने-अपने लोग चाहिए थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इधर-उधर किया उठा-पटक, लेकिन व्यक्तिगत कुछ नहीं भैया इसमें, कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, और ना मेरी हैसियत है कि मैं उनसे मुकाबला कर सकूँ। वो कुश्ती में भी मुझे पछाड़ देंगे, ठीक है? तो वो कोई मसला नहीं है। उनके ठीक है, मेरा काम है। और मैं अगर एक चीज़ और भी है भाई, मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जब मुन्ना नकल कर रहा है और पकड़ा जाता है, तो वो क्या काम करता है? पहला काम करता है, ये मेरे विरोधी है, मेरा दुश्मन है, मास्टर इसने मुझे फँसा दिया। तो जो लोग हमारे जैसे लोग, जो व्हिसिल ब्लोअर हैं, जो फ्लैग रेज़ करने वाले लोग हैं, अगर आप इनके बारे में घोषित कर दोगे कि ये लोग तो दुश्मन हैं, ये मोदी विरोधी है, तो क्या होगा? ये होगा कि वो सामने वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात मत मानना, ये भले ही कह रहा है मैंने नकल की है, मत मानना, मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी इन्फॉर्मेशन लो या नहीं लो, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, नहीं लो। मैं मोदी के खिलाफ बोलूँ या पक्ष में बोलूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात सही लगे तो मान लो, खराब लगे तो मत मानो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही लगता है या गलत लगता है। फिर मिश्रा जी आपको भी टाइम अप करना पड़ेगा, आपकी भी वही बीमारी है। भाई ऐसे मत करो यार, है ना? अब मैं आपको, जो लोग एक ही बात को बार-बार डाल रहे हैं ना, वो दूसरे लोगों का हक भी मारते हैं, ऐसा मत करो। जितेंद्र सिंह जी, शैलेश जी नमस्कार। शैलेश कंजरिया जी शिक्षक हैं गुजरात से, और नियमित तौर पे ये हमारे वीडियो देखने के लिए आते हैं। अक्सर 9:30 के आसपास इनकी एंट्री होती है, जहाँ तक मुझे याद है। प्रद्युम्न जी नमस्कार। कांग्रेस टॉप 2 बटन चेंज नहीं करना पड़ेगा, कांग्रेस को थोड़ा सक्रिय हो जाना पड़ेगा और केवल राहुल गांधी को उल्लू कहना छोड़ दे कांग्रेसी लोग। कांग्रेसी लोगों को लगता है राहुल गांधी जो है, अरे साहब उसमें गड़बड़ हो रहा है। वही एक आदमी है जिसके पास दिमाग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, और जिसको राजनीति आती है, और जो सड़क पे लड़ रहा है। उसकी छवि पप्पू वाली बनाने की इसीलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि उससे डर लगता है। और कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी को, अच्छा एक बात बताइए, किसको बना दें? अगर आज आज खड़गे साहब को बनाया है ना उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष, एक राहुल गांधी तो एक सामान्य सांसद बन गए ना, कर रहे हैं ना खड़गे साहब, लेकिन वो जिस दिन ये घर बैठ जाएंगे, भाई हमने संन्यास ले लिया, 80 कांग्रेस बन जाएंगे इस देश में। इस चीज को समझना पड़ेगा। वो एक सूत्र है, गांधी परिवार जैसे कांग्रेस जुड़ी हुई है। आरएसएस को हटा दो बीजेपी से, कि भाई बीजेपी आरएसएस के, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं।
हिंदुत्व की काट मैंने आपको बता दिया बीजी साहब, यही है कि हिंदू के अंदर ही लोगों को समझाया जाए। आशुतोष बालवी जी नमस्कार। ये मैं आपकी बात थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी हारती है, या तो ए पार्टी हारती है या बी पार्टी हारती है। कभी ये पार्टी जीतती है या कभी बी पार्टी जीतती है। कोई भी पार्टी जीतती नहीं है। मैं समझ नहीं हूँ, बहुत फिलोसफिकल बात लिखी है आपने। अगर आप आशुतोष मालवीय जी इलाहाबाद वाले हैं तो आप विद्वान आदमी, बहुत बड़े वैद्य हैं, आपके हाथ में हुनर है, तो नमन आपको। आर जी 300 करोड़ पर नहीं बोलेगा, नहीं बोलूंगा 300 करोड़ पे। 3 दिन से बोल रहा हूँ, वीडियो सुनने आते नहीं हो, यही बोलने के लिए आ गए हो यहाँ पे 300 करोड़ पे नहीं बोलेगा। अभी मैंने इस लाइव में भी बोला 300 करोड़ पे। आप बता दो 300 करोड़ रुपए किस कौन से हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं उस आदमी के पास, कहां से आए हैं बताओ। सरकार बताए, मोदी जी बता दें। वो भ्रष्टाचार का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, कैसा पता है पैसा है। ए भाई 300 करोड़ 300, अरे भाई वो 300 करोड़ उसका मिला है, पता तो चलने दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकदमा तो करे कि ये पैसा चोरी का है, टैक्स चोरी कर रहा है, ये किस चीज का पैसा है, चुनाव में बांटने का पैसा था, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का पैसा था, पता तो चले। या मैं ऐसे ही बोलने लगूं, जबरदस्ती उछलने लग जाऊं आप लोग की तरह। अनूप करजी बीजेपी लेकर आई थी, कांग्रेस लेकर आई थी ईवीएम, और 2014 जब तक नहीं आ गया बीजेपी जो है वो एकदम राग अलापे हुए थे कि ईवीएम घोटाला है, घपला है, वगैरह वगैरह। ये मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूं। हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ता है। मोदी जी की भी चेष्टा यही है कि प्रधानमंत्री बना रहूं। यूएससी जी, राजा जी नमस्कार। मैनुअल बैलेट को कहा जा सकता है, लेकिन यार वो जो आपका बैलेट पेपर वाला है, और बड़ा कई कई दिन काउंटिंग चलेगी, पहले ही चलती थी, अब तो। और रहा सवाल धांधली का, कुछ लोग कहते हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बूथ कैप्चरिंग तो किसी में भी हो सकती है भाई। तो बस ये है कि इसके अंदर जो होता है वो पता भी नहीं चलता, उसकी जो चोरी होती है दिख तो जाती है, या बूथ कैप्चरिंग होती है बवाल हो जाता है। इसमें तो अंदर ही अंदर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए वो ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है बैलेट पेपर वाली। देखो क्या होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप गुरा जी, सगीर साहब, मनोज अग्रवाल जी, सपना सिन्हा जी, अमू धीरे जी, राजा ब्रदर जी, रियाज साहब, जितेंद्र सिंह जी, और यशवंत जी, नरेंद्र जी नमस्कार। नीर जी नमस्कार। मायावती जी अपने भतीजे को अपना वारिस बना रहे हैं। और अरे वाह, स्वतंत्र कुमार जी ने 1799 रुपए दिए हैं साहब। आमतौर पे लोग 100 200 500 रुपए देते हैं, इन्होंने बहुत सारी रकम दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको जब ज्यादा पैसे, देखिए हम लोग जाते हैं ना जब बुआ जी के घर पे, किसी के घर पे, तो जिसके घर में ज्यादा पैसे मिल जाते थे बच्चों को, ऐसे 5 रुपए मिल गए, हम खुश हो जाते। क्योंकि उस समय जो है 5 पैसे 10 पैसे चवन्नी मिलती थी, 1 रुपया भी मिल जाए तो खुश हो जाते। तो ऐसे ही हमको जो है खुश कर दिया है स्वतंत्र कुमार जी ने 1799 रुपए देकर। और इन्होंने अच्छा किया, 1800 नहीं दिए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। पॉलिटिक्स पल्स जी, कर्नाटक जीते तो कुछ और बोल रहे थे, सही बात है। तो उस लोगों का कहना है कि ईवीएम का की गड़बड़ी आपको चुनाव के बाद ही क्यों आता था। ये सही एक लॉजिक है। एक बात बताओ यार, कभी ऐसा हुआ है कि चोरी होने से पहले आप चोर चोर चिल्लाने लगो? जब झटका लगता है तभी आदमी रोता है, तभी चिल्लाता है। 1 मिनट पहले तक तो आपको लगता है कि मेरा घर भी सुरक्षित और मैं भी सुरक्षित हूं, यही होता है ना। और 1 मिनट बाद जब आपका पॉकेट मार के कोई भाग जाता है, फिर आप कहोगे बाद में क्यों चिल्ला रहे थे। अरे भाई जब हो जाएगा, झटका लगेगा, चौंकेगा, तभी आदमी कहेगा हाँ हो ना हो कुछ गड़बड़ है।
फिर कुछ लोग कहेंगे ईवीएम की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है। तो ये वो उस तरह से टाइमिंग आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन आने से पहले आदमी कह रहा है ईवीएम, फिर सामने वाली पार्टी क्या कहेगी, ये हारने वाले हैं, इन्होंने अभी से ईवीएम करवाना शुरू कर दिया। यही होगा ना, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार सुतार जी, विनीत जी, पीपल वाला जी, सुमन जी, नीरज जी, इरफान जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी के मैनेजमेंट से सीखना चाहिए। सुमन देव जी, गिरीश जी, अरे मैं गिरीश जी 5 साल उम्र से मैं अपनी बड़ा ही हूँ। अब दिक्कत क्या है कि पता नहीं मैं बस जैसे अब ये हेयर डाई वेयर डाई नहीं की है, अब हेयर डाई करो उसमें बड़ा झंझट है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सफेद पूरे बाल कर लूँ एकदम, बड़ा बुजुर्ग लगूंगा, लोग ज्यादा इज्जत से सुनेंगे। शैलेश कुमार जी, विनोद जी, सतीश जी, राकेश जी, अतुल जी, कैलाश जी, नरेंद्र कुमार जी, परवेश शेख जी, इरफान जी, सैयद साहब, सबको नमस्कार। डीआरसी स्टडी जी, ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया भी आपको। राहुल जी, डॉक्टर सीबी जी, सुनील जी, सद्दाम रजा जी, सफदार अली जी, यशवंत पुरोहित जी, वाह कैसे हैं आप, अगर आप वही वाले हैं तो। जाकवन जी, विश्वास कर्माकर जी, मंडोरे फायर सेफ्टी सेंटर जी, संध्या जी कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूं। संध्या जी हमारी ऐसी दर्शकों में से हैं जो रोज मेरा हालचाल पूछते हैं। और बीच में एक बार संध्या जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, अस्पताल में भर्ती थी। तब मैंने संध्या जी से कहा था कि भाई आपकी मुझे चिंता हो रही है, 2-3 दिन आई नहीं थी, तो आप नंबर छोड़ दीजिएगा ताकि मैं हालचाल ले सकूं। हालांकि नंबर तो नहीं आया उनका, लेकिन उसमें जो है वो, लेकिन फिक्र थी मुझे, क्योंकि मुझे पता चला कि अस्पताल में भर्ती है। कोई भी आप में से कोई भी लोग अगर कष्ट में होंगे तो मुझे कष्ट होगा ही होगा। तो उसके बाद से संध्या जी बदला लेती हैं मुझसे। बदला क्या लेती हैं, उनका एक सौजन्य है कि मैंने उनका हालचाल पूछा तो अब मेरे से नियमित हालचाल पूछती हैं, वो हर चैट में हालचाल पूछती हैं। शैलेश जी सही कहा आपने, नेता को अपने से मतलब है, ये सारे एक जैसे हैं, सारे जो भी सरकार में रहेगा आपको उसके पीछे पड़ना ही पड़ेगा, वरना वो बिगड़ जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। ज्यादा बहुमत भी नहीं मिलना चाहिए इसीलिए। हर्ष गौर जी, राम राम। सफदर अली जी 1.5 लाख तो आने वाले हैं, पक्का आएंगे 1.5 लाख, बस इस चुनाव में और जिता दो आप, फिर तो 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल पॉलिटिकल बाजी दिल्ली जीतेगी। गोगा मेडी से कुछ नहीं होगा सर, ये सब लोग आप समझिए कि ये ठीक है, वो अपने आप को किसी समाज का नेता कहते थे, लोग गर्व महसूस करते थे। ये दुर्भाग्य इस देश में कि आपराधिक बैकग्राउंड के लोग बहुत मजबूत जगहों पर होते हैं। यूपी में देखिए अतीक अहमद, ये वो कितने सारे थे, और उन सब लोगों को ठिकाने लगाने वाले कौन हैं, वो जो दूसरा गुट है वहां का, ईस्टर्न यूपी का, वो सब मजे में घूम रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो जो दूसरा गैंग था उसने इनको ठिकाने लगवा दिया। ये पावर में आते तो इन्होंने उन पर रहम कर दिया था, वरना ये ठिकाने लगवा चुके होते। तो वहां यही चलता है, वहां पे देखिए पूरे लगा चुका हूं वहां पे किस तरह से दाऊद इब्राहिम के लोग भी हैं उसमें, जो हिंदूवादी, हिंदू हित रक्षक बने हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश सिंह वगैरह का नाम आप सब जानते हैं, कौन सा पूरा, मैंने वो हॉस्पिटल बॉम्बे का मर्डर केस सब कुछ बता चुका हूं आपको, निकाल के वीडियो देख लीजिएगा। रहमत भाई जी नमस्कार। और सफदर साहब, मैं अब मुझे लग रहा है कि अब रिपीट हो रहा है, सबको राम राम हो चुकी है। रविकांत जी, 68 रियाज जी, कर्मा मोक्षा जी, नीर जी, अच्छा मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ अब, और जो ताजा कमेंट आ रहे हैं उनको पढ़ने लगता हूँ। सुरजीत जी, रजत जी, और वैभव इलाहाबादी जी, एबी जी, हनी जी, सबको नमस्कार। अच्छा आपका दिन बीते, आपका आपका आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे हों, और उम्मीद करते हैं कि देश में राजनीतिक, सामाजिक सारी परिस्थितियां धीरे धीरे करके आम आदमी के अनुकूल हो जाए, भले ही मजबूरी में हो या किसी और वजह से हो। दिलीप जी नमस्ते, सुभाष जी नमस्ते, ट्रेवल जी नमस्ते, सोनू जी नमस्ते, दिलीप कुमार जी शुक्रिया आपका। सरकार के पास डेटा है और चोरी भी हो चुका है, ये सारी बात सही है, मैं आपको बता चुका हूँ सुमन साहब।
अब मेरे ख्याल से सबसे बातचीत हो गई है, सबका नाम भी मैंने पढ़ लिया है और रेखी जी धन्यवाद आपका, अंजू जी, आयरन लेडी हैं अंजू जी, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। आरिफ साहब, मसूद साहब, राम केवल जी, राम कुमार जी, जीशान खान जी, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको बहुत-बहुत नमस्कार। और ये कहना मुश्किल है कि ईवीएम मशीन से बीजेपी जीत रही है या नहीं जीत रही है, लेकिन ईवीएम से तो वोट डल रहे हैं, तो जो भी पार्टी जीतेगी ईवीएम से ही जीतेगी। हम सीधे-सीधे कोई एक आरोप नहीं लगा सकते। हम परिस्थितियाँ जो सामने उनकी बात कर सकते हैं। हम निचोड़ निकाल के क्यों कह दें कि भाई जीतेगी? क्या पता ईवीएम की वजह से नहीं जीत रही हो, किसी और वजह से जीत रही हो, कोई और जुगाड़ हो। जैसे मैंने क्लॉगर वाला वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने मिस कर दिया है। वो खतरनाक तरीका है, ईवीएम से भी ज्यादा। ईवीएम में तो मशीन हैक होती है, उसमें दिमाग हैक होता है भाई साहब। आपकी बुद्धि जो होती है ना, उसको हैक कर लेते हैं वो। तो इसलिए उसको आप हल्के में ना लें। चलिए, विश्वजीत राज यादव जी, चंदन जी, दिलीप कुमार जी, आभार आप सभी का। आप शामिल हुए, गला भी साथ नहीं दे रहा है, जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों से बात हो रही है। मैंने बात की है, कुछ तकनीकी मदद मिल जाए अगर, तो सीधे एकदम विंडो में आप लोग को सामने बिठा के जैसे दूसरे गेस्ट से बात करते हैं, बात की जाए। हामिद साहब, आपका नाम नहीं लिया, मैं माफी चाहता हूं, और बहुत सारे नाम में छूट गया, और कई लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो उस चक्कर में भी छूट जाता है। कांग्रेस इसलिए बुद्धि हैक नहीं कर पा रही ट्रेवल जी, क्योंकि वो पूरा वीडियो आप देख लीजिए तो समझ में आएगा, वो छोटा काम नहीं है। चलिए सर, जय हिंद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, और फिर मुलाकात होगी आपसे। बने रहिए, संपर्क में रहिए। धन्यवाद।